नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, एक बहुत फेमस कार्टून डिज्नी का आता था, टॉम एंड जेरी। पता नहीं अब आता है कि नहीं, लेकिन बचपन में मैं बहुत देखता था। उस कार्टून की एक विशेषता थी, बिल्ली हर बार चूहे से हार जाती थी। तमाम ट्रिक लगाने के बाद भी चूहा जीत जाता था और वो हार जाती थी। एक दिन मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये हर बार चूहा हार कैसे जाता है। तो पिताजी ने कहा कि वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई प्रतिदिन लड़ता है और बिल्ली को ये गुरूर है कि वो तो खा ही जाएगी, वो तो मात ही दे देगी। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उससे पहले एक पंचतंत्र की कहानी कह दी थी, जिसमें कछुआ खरगोश से रेस जीत जाता है, क्योंकि वो चलना जानता है, सतत प्रक्रिया में है। अब नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा ही हो रहा है। कुछ ने कहा हम 37 सांसद तोड़ देंगे, कॉन्फिडेंस इतना कि तीनों बता के बोल रहे हैं कि हम तोड़ देंगे। हिम्मत देखिए जनाब, जो लोग नीतीश कुमार का विधायक ना तोड़ पाया आज तक एक, वो अमित शाह का इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी के वो होम मिनिस्टर भी रहे और काफी दिनों तक अध्यक्ष भी रहे। तो कहा जाता है अमित शाह जी को चाणक्य, इसलिए उनके संदर्भ में मैंने ये बात उद्धृत की कि वो शाह के सांसद तोड़ के लेके जाएंगे, मोदी के सांसद तोड़ के लेके जाएंगे। हो रहा है कि भाई यूएस मदद करेगा। बहुत सारे चैनलों ने बातें की, बहुत सारे लोगों ने बातें की, लेकिन कल जो ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कल जो बातें कही गई, उसके बाद पूरी दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मोदी के चंगुल में अब ये फंसे हैं। अब इनको पता चला और मोदी वैश्विक लीडर के रूप में बन के उभरे किस बात को लेकर के। प्रतिकार कर सकता है कोई दुनिया में यूएस के सामने खड़ा होके, और यूएस बस तिलमिला सकता है, तड़प सकता है, मचल सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो क्या मोदी से दुश्मनी महंगी पड़ती है? ये जो टॉपिक हमने रखा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भैया अवनीश सर जुड़ चुके हैं। सर प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम सर। अभिषेक जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। जय श्री राम। तो सर, जो टॉपिक है कि मोदी से दुश्मनी महंगी पड़ेगी, पहले मैं वो ट्वीट ही दिखा दूं। लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू अ डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना में they have a long and prosperous future together। और ये फोटो डाली है, मतलब इसमें मोदी और भारत सरकार और रशिया को तो खो ही दिया, लेकिन इसका जो टेक अवे मैं निकाल रहा हूं, जो जियो पॉलिटिकल वाले समझ नहीं रहे हैं, कि चीन को लिटरली गाली दी, हैवान शैतान सब करार दे दिया। अब ये खेल कैसे क्या होगा? वेस्ट के लोग तो एनालाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, सारे बड़े न्यूज़पेपर, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो। कैसे देखते हैं सर आप? पहले मोदी की दुश्मनी कैसे देखते हैं सर, इतिहास से? बिल्कुल। दो शेर एक के बाद दूसरा, जो जी दोनों जी एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, उससे शुरुआत करना चाहूँ जी। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लेता हूँ। मैं कतरा होके बूंद, मैं कतरा होके तूफानों से जंग लेता हूँ, और मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। क्या एक ये बात। शेर। दूसरा, बहुत गरूर है दरिया को अपने होने का, बहुत गरूर है दरिया को अपने होने का, मेरी प्यास से उलझे तो धरतियां उड़ जाए। ये दो क्या बात। शेर। पहला शेर, मैं कतरा हो के भी तूफानों से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी अगर कतरा है, खुद को कामदार कहते हैं, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, खुद को भारत का नौकर कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, तो वो समंदर जो बचा रहा है उन्हें, वो 140 करोड़ भारतीयों का ये देश और उनके करोड़ों मतदाता जो राष्ट्र प्रथम की भाव से 2014, 2019 और 2024 तक उनको बचा के लेके आ रहे हैं। और दूसरा ट्रम्प साहब पे है कि बहुत गरूर है दरिया को अपने होने का, मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। अब यहां पर भारत की, नरेंद्र मोदी की प्यास क्या है?
भारत और नरेंद्र मोदी के प्यास है राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम। दूसरा, हम अपने किसानों को, अपने कृषि क्षेत्र को तुम्हारे लिए नहीं खोल सकते, डेयरी को तुम्हारे लिए नहीं खोल सकते, तो नहीं खोल सकते। 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा, चाहे वो नैतिक रक्षा हो, आर्थिक रक्षा हो, सामरिक रक्षा हो, इन सारे को करना, ये वो प्यास है जो नरेंद्र मोदी लेके चल रहे हैं, और इसीलिए उनका गला लोकतंत्र के इस मॉडल में भरपूर वोटों से तर भी किया जा रहा है। अब बिल्कुल। आते हैं जरा ट्रंप के सपने पे और ट्रंप के ट्वीट पे। देखिए साहब, जब चीन पहुंचे नरेंद्र मोदी, तो आप सबको याद होगा, ऐसे ही एक ट्वीट किया था उन्होंने, और चूंकि भारतीय समय और अमेरिका का समय होता है, जब हम उठते हैं तो वो सोने जा रहे होते हैं, तो सोने से, बिस्तर में जाने से ठीक पहले ट्रंप जो पाती लिखते हैं वो हमें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इंडिया कहते हुए देखने को मिल जाती है। उस सुबह जब मैं उठा तो मेरा सबसे पहले, मेरा काम है 2-4 जगह मैं जाके देखता हूँ कोई डाक तो नहीं है, उनमें से ट्रंप साहब भी एक हैं। आजकल उनको भी मैंने सी फर्स्ट में लगा रखा है। मैंने जाके देखा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको नींद ना आ रही हो। उनको नींद कब आई, और उन्होंने लिखा गुड नाइट। और गुड नाइट का वो समय था जब वहां पर यही तीनों तस्वीरें दिखाई दे रही थी, पूरा विश्व वहां से देख रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी भी एक दूसरी तबीयत के व्यक्ति हैं। वो चीन गए, हमने आपसे आप लोगों ने, हमने आपने बात भी किया था कि जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। मैं समझने का प्रयास मैंने किया। चीन जाने से ठीक पहले जापान जाना, ये एक संकेत था पूरे विश्व को और खुद चीन को कि हम आ तो रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ एक युद्ध लड़ लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी है कि हमारी शर्तें, जो प्राइमरी शर्तें हैं, अगर वो शामिल होंगी तुम्हारी चिंताओं में, तो हमारा तुम्हारा रिश्ता निभेगा, और नहीं तो हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं निभेगा। वो 3 शर्तें क्या थी? ऐसा नहीं है कि मैं कोई कयास लगा रहा हूं अभिषेक जी, वो नहीं, नहीं, तीनों बिल्कुल। की तीनों शर्तें जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ, उस डिक्लेरेशन में शामिल। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ, उसमें जी। एक बात, तमाम और बातें हैं, लेकिन मैं 3 बातों को कह रहा हूं जिसको मैं गिना रहा हूं कि प्राइमरी शर्त मोदी की यही थी, भारत की यही थी। पहला, कि तुम हमारे साथ जो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, अगर तुम उसको दुरुस्त नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ आगे संबंध उस गति से नहीं बढ़ाएंगे जो तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप है। और ठीक। इसलिए उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बॉर्डर मैनेजमेंट ये शब्द आया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये बॉर्डर और मैनेजमेंट शब्द क्यों आया भाई? बॉर्डर मैनेजमेंट इसलिए शब्द आया कि सेना हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती, हमारे सीमाओं की रक्षा करती है। वहां पर जो सो कॉल्ड, उसको मैं पॉपुलर लैंग्वेज में कह दूं तो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वैदेशिक मामलों में, कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, उसको देखती है। तो सेना क्या करेगी? सेना उठाएगी, ठाए ठाए करेगी जब उसको लगेगा। लेकिन फिर बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है? बॉर्डर मैनेजमेंट ये है कि जब उनके वान साहब आए थे तो उनको बाकायदे दिखा दिया गया था कि देखो अरुणाचल में, देखो फलानी जगह, देखो फलानी जगह, ये जो तुम बाड़बंदी कर रहे हो, वहां पर स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, ये अगर तुम जारी रखोगे तो हम तुम्हारे साथ संबंध आगे बढ़ाने के बारे में इतनी अच्छे से नहीं सोचेंगे। और तब बॉर्डर मैनेजमेंट शब्द वहां पर आया, क्योंकि वो डिप्लोमेट्स को बैठ के देखना है। वहां सेना केवल फिजिकल सपोर्ट देगी, लेकिन ये निर्णय कि किस तरीके से वहां डिस्कलरेशन करना है, केवल फौजों का नहीं, बल्कि जो स्ट्रक्चर वहां चाइना तैयार कर रहा है। तो पहली बात ये। दूसरा, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत तुम्हारे लिए एक बाजार हो और तुम अपना उत्पाद यहाँ पर ठूस ठूस के भर दो और हम देखते रह जाएं। तुम्हें भी हमारे यहाँ तक कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए भी अपने बाजार खोलने होंगे। और मैं आपको आज बता रहा हूं, चीन के जो भी संबंध हैं, 2-4 मेरे मित्र वहां पर हैं, अब रोजमर्रा के सामान चाइनीज सुपरमार्केट में, सुपर स्टोर्स में आपको दिखाई देंगे। भारतीय मसाले वहां दिखने शुरू हो गए हैं, भारतीय इस तरह के उत्पाद वहां दिखने शुरू हो गए हैं। तीसरा था टेररिज्म, आतंकवाद। ये सही है कि बिना पाकिस्तान का नाम लिए पहलगाम उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में है। टेररिज्म के खिलाफ
एक यूनाइट अप्रोच उस डिक्लेरेशन। तो ये बताता है कि भारत अपनी शर्तों पर अब संबंध जी रहा है। अब यही संबंध अमेरिका के साथ है। अभिषेक जी, मैंने बार बार ये कहा है कि हमने या ट्रंप ने हमारी कोई भैंस थोड़ी ना खोली है। कभी नहीं। ट्रंप के लिए यूएस फर्स्ट है, तो हमारे लिए भी भारत फर्स्ट है। अब ऐसे में ट्रंप एक परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यापारी है, सफल व्यापारी है। अमेरिका का वो इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि वहां पर कोई व्यापारी भी अगर चाहे तो अपने पीआरशिप को मैनेज करके और पार्टीज को मैनेज करके वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ट्रंप ने पहले बिल्कुल व्यापारी वाला दांव चला इसमें कि देखें भारत दब जाता है, भारत हल्का पड़ जाता है, भारत या कर देता है, भारत वाह कर देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड पर लगातार कायम ही नहीं रहे, बल्कि उसके मजबूती के लिए लगातार काम करते रहे। आप मुझे ये बताइए, आज लोग बड़ी सस्ती सी बात कर रहे हैं कि साहब ये जो जीएसटी रिफॉर्म लेके आए हैं नरेंद्र मोदी, ये ट्रंप के टैरिफ की वजह से लेके आए। अरे भाई 56वीं बैठक थी, 1.5 साल से कवायद चल रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इस बात का संकेत दे दिया था कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और टैक्सेशन या जीएसटी के मामले में। तो ये सारी चीजें ये बताता है कि केवल एक फ्रंट पर नहीं, ये चौतरफा फ्रंट पर एक कंप्लीट होमवर्क है नरेंद्र मोदी का। और जब एक अच्छे होमवर्क के साथ, जिसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय इन सारे फैक्टर्स को एक साथ लेके कोई प्रोफेशनल वर्किंग मोड में काम करता है, तो उसका नतीजा वही होता है जो हर बार नरेंद्र मोदी के हाथ में नतीजे आते हैं। और ट्रंप चूंकि एक दूसरे एंगल पर काम कर रहे थे, इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनको अब साफ लग रहा है और एक थके हारे ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, घर में भी और बाहर। जी सर, हम बात करेंगे उसके अगले हिस्से पे, लेकिन उससे पहले एक ट्रंप साहब का एक वीडियो सुनवाते हैं, बस 14-15 सेकंड का है, ताकि एक फ्रेम बन जाए। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. अब ये वाला थोड़ा सा और कंफ्यूज करेगा लोगों को कि भाई एक तरफ तो स्पेशल रिलेशनशिप बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो मोदी कर रहे हैं वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और जबकि विपक्ष के नेताओं को तब बड़ा अच्छा लग रहा था जब ट्रंप ऐसा कर रहे थे। अब मैं विपक्ष के नेताओं को लेके आऊंगा तो लोग कहेंगे भाई टॉपिक में यहां विपक्ष के नेता कैसे आ गए, बराबर आ रहे हैं, फिट होके आ रहे हैं और उस मिशन मोड पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, जीएसटी की जब बैठक चल रही थी, ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटे की मीटिंग, दर्शकों को थोड़ा बता दिया जाए, 2 घंटे की मीटिंग 3-5 घंटे की? बिल्कुल, बड़ा जरूरी है। दर्शकों, पूरी विनम्रता से इस बात को सुनिएगा कि किस तरीके से इनके पास थेथोरोलॉजी में डॉक्टरेट है, पूरे विपक्ष के पास। मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने का, लेकिन थेथर के 2 आगे थेथर, थेथर के 2 पीछे थेथर, आगे थेथर, पीछे थेथर, आप गिन लीजिए कितने थेथर। और इनकी थेथरई मैं बता रहा हूं आपको, जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या हुआ। अभिषेक जी ने बिल्कुल आपने सही कहा कि 2-2.5 घंटे में कामकाज, क्योंकि 56 मीटिंग हो चुकी थी, नहीं 55 हो चुकी थी, ये 56वीं मीटिंग थी। 1.5 साल से प्रक्रिया चल रही थी और जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी के साथ साथ सभी राज्यों का, क्योंकि राज्यों का स्टेक है इसमें, क्योंकि सभी तरह के टैक्सेस का समायोजन जीएसटी में है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेशन सिस्टम है ये। तो इसमें सभी राज्यों का भी स्टेक होता है और उनको भी बंटवारा होता है, उनका अपना रेशियो होता है। इसलिए सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। कई राज्यों में ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज जो है मुख्यमंत्रियों के पास भी होता है। कई सारे ऐसे राज्य हैं, मुझे इस समय नहीं पता कि किस किस प्रदेश में ऐसा है, लेकिन जिस भी मिनिस्टर के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उस प्रदेश की, वो सारे थे। वहां भी इंडी अलायंस के स्टालिन से लेके ममता बनर्जी से लेके और जितने भी विपक्ष के राज्य हैं जहां जहां उनकी सरकारें हैं, वो अड़े हुए थे कि हम आपको जीएसटी के ये जो सुधार हैं
स्लैब कम करना, 0 करना, 5, 6, 18 और 40 करना, बाकी स्लैब्स खत्म करना, ये हम नहीं करने देंगे। और उसकी बुनियाद क्या थी कि अरे साहब हमारा लाखों का करोड़ों का घाटा हो जाएगा, हमारे हिस्से का क्या होगा, हमारी कम राजस्व का नुकसान हो जाएगा, इसका क्या होगा। सरकार ने उस सारी चीजों का उनको जवाब दिया, जीएसटी काउंसिल में उनको समझाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अड़े रहे कि नहीं साहब हम इसको होने नहीं देंगे, और इसलिए 15 से ज्यादा घंटे लग गए। अब यहाँ पर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। मोदी जी तो मोदी जी हैं। जीएसटी काउंसिल की उस पूरी बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। जब इस तरह की थेथराई पर उतर आया पूरा विपक्ष और उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो फिर सरकार ने बड़े विनम्रता से कहा कि ऐसा ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप अनिर्णय की स्थिति चाहते हैं तो हम ये बैठक कॉल ऑफ कर देते हैं, लेकिन ये कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग जो मिनट ऑफ मीटिंग्स की तरह तैयार होती है, ये कल सुबह से पूरे देश के सामने होगा, पब्लिक डोमेन में होगा। और इसके बाद इनकी थेथरई इनके यथास्थान जाके विशुद्ध रूप से पार्क हो गई, और उसके बाद जीएसटी का ये रिफॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये करते क्या है, ये केवल एक अकेली जीएसटी की घटना में ऐसा नहीं किया इन्होंने अभिषेक जी। जी जी, ये संसद के अंदर मणिपुर पर बहस करते हैं, मणिपुर पर बोलते नहीं, सड़क पर आके थेथराई करते हैं, मणिपुर जीते हैं, मणिपुर खाते हैं, मणिपुर ओढ़ते हैं, मणिपुर पहनते हैं, मणिपुर बेचते हैं। ये वही हैं जो बाहर आके कहते हैं मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन अदालत दर अदालत घूम के थूकते हैं, चाटते हैं, माफी मांगते हैं, मुचलका भरते हैं। ये इनकी स्थिति है। ये पब्लिक रैलियों में दुनिया भर की लफाजी करते हैं, लेकिन सदन में आकर ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि सदन एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट को तैयार हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। एक शब्द निकालने के लिए लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का परमिशन होता है, तब जाके कोई चीज स्पंज होती है या हटाई जाती है या एडिट किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए, ये चुनाव आयोग पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, लेकिन हलफनामा नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने अगर ऑफिस में जाके कागज पर हलफनामा दे दिया, कल को वो अदालत में चला गया तो हम नप जाएंगे। यही वो थेथरई है जो जीएसटी में भी आपको दिखाई दी। दरअसल ये भ्रम, झूठ, फरेब, अर्धसत्य, यहां तक कि संविधान की जो लाल डायरी चूरन छाप लेके टहलते हैं, जो कि एक सिंपल नोटबुक होती है, उसके अंदर संविधान भी नहीं होता है। तो ये इनका फ्रॉडिज्म है, और मुझे बड़ा संतोष है और मैं बधाई दूंगा सरकार को कि अब उन्होंने इनकी जात पहचान ली। और जब मैं जात कह रहा हूं तो मैं किसी भी वर्ण व्यवस्था के तहत जो हमारी जाति परंपरा है, जो हमारी जाति संस्कृति है, मैं परंपरा व्यवस्था की बजाय इसको संस्कृति कहना पसंद करूंगा। मैं इसका अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लोक कहावत है और इसलिए मैं इसका यहाँ पर उपयोग लोक कहावत के तौर पर ही कर रहा हूं। अब सरकार ने इनकी असली जात पहचान ली है, उन्हें पता चल गया है, पता तो पहले भी था, लेकिन अब सरकार भी उतारू है कि तुमको तुम्हारी ही बिसात और तुम्हें ही समझ में आने वाले तरीकों से समझाएंगे, तुमको हम देश के सामने नंगा करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। और तभी कल कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के पब्लिक में कर देंगे और दिमाग सही हो जाएगा, और ये इनका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो अच्छा लग रहा है कि सरकार स्तरहीन विपक्ष को उसी के स्तर पर, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं अभिषेक जी, मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और कम्युनिकेशन की पहली जो पैरा है इंट्रोडक्शन चैप्टर में, वो पढ़ाया जाता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति से संवाद करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के स्तर की भाषा, उसे समझ आने वाली भाषा, उसे समझ आने वाला टोन, ये टूल्स आप एडॉप्ट करिए, तब आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो इस स्तरहीन हो चले विपक्ष के औकात को पहचानते हुए अब सरकार ने उसी तरह की टैक्टिक्स अपनानी शुरू की है, और इसलिए नतीजे आपको जीएसटी के तुरंत सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अमित सर, मैंने इसीलिए बोला कि मोदी से दुश्मनी क्यों महंगी पड़ती है, अब उसका और ये वाला मैंने पार्ट इसलिए लिया क्योंकि पहले
सात समंदर पार बैठे कुछ लोगों को लगा कि विपक्ष का सहारा लेके हम सरकार तोड़ देंगे, बदल देंगे, ऐसे पपेट को बिठाएंगे जो हमारा काम कर लेगा। यहां तो जीएसटी सुधार होते हुए देखने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि भाई साहब नरेंद्र मोदी को तोड़ना शुरू है। तो थोड़ा सा अब मॉडिफिकेशन वाले टच पे आया है ट्रंप के, नहीं नहीं हम लोग का बहुत स्पेशल रिलेशन है, इस समय स्थिति खराब है, सुधर जाएगा। उसके बाद कल एक और बयान दिलवाया गया, एक और पपेट से कहा गया कि अगर इंडिया माफी मांग ले। माफी? अरे भाई साहब मोदी ने 2002 की माफी ना मांगी है, कहां हो? तो खैर मोदी से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है, भारी पड़ती है। और मोदी के ऊपर मैं कहता हूं परमपिता परमेश्वर का हाथ है। अब देखिए किसान आंदोलन, अब आप लोग कहेंगे कि यहां से सीधे आप अभिषेक भैया यहां आ रहे हैं, बता दे रहे हैं क्यों आ रहे हैं, हर चीज का बता रहे हैं। मर जा मोदी, हाय हाय मोदी, मोदी बर्बाद हो जा। पूरा बिचौलियों का गैंग किसान के नाम पर जो उत्पात मचा रहा था। एक मैं अलग पॉइंट पर जा रहा हूं दर्शकों, पंजाब में न केंद्र की फसल बीमा योजना न राज्य सरकार की, किधर जाए किसान? फिर किसान बिल था क्या? अभिषेक तिवारी जब पूछता है ऐसे प्रश्न तो बहुत मिर्ची लगती है लोगों को। आज कोई दो आदमी को, चढ़ूनी को और राकेश टिकैत को, या तो निश्चर के चैनल पे बुला के बिठा ले या हम दोनों को बिठा दें उनके किसी चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं, और उनको बिठा के बोले इनकी भरपाई करो। कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, कहां पर? पंजाब में। पिछले 4 महीने 5 महीने से दिल्ली चुनाव हार के बाद सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल, जो पंजाब में 10-10 15 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे हॉल खोगन की तरह, वो दिल्ली पहुंच गया। तो मोदी से दुश्मनी। अब सर के पास चलते हैं। सर वो तो चमत्कार हो गया सर, सुपर सीएम दिल्ली आ गए और पूरा कैबिनेट जो कि सेंटर का है, किसानों को बचाने के लिए स्पेशल टीम भेज दी गई, स्पेशल पैकेज के लिए। अच्छा इसमें भी घपले का उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया सर। उन्होंने अपने से खुद से एस्टीमेट बना के 60,000 करोड़ मांग लिया, बोला हमको दे दीजिए सर, बाकी हम फ्री में कर लेंगे, बाकी पैसा बचा के चुनाव लड़ लेंगे। बिल्कुल। अभिषेक जी, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी जी, और उन्होंने ये कहा अपने करोड़ों किसानों और जो हमारे फार्मर्स के साथ साथ जो हमारे दुग्ध और डेयरी उत्पादन में लगे लोग हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी एक मजबूत दीवार है। और ट्रम्प से टैरिफ का जो मामले हैं चल रहे, उसमें तमाम और फैक्टर्स के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देना और डेयरी सेक्टर खोल देना ये भी शामिल। आपने किसान जथेबंदियों की बात की, किसान संगठन नेताओं की बात की, मैं उस पर आता हूं। लेकिन उसके बाद एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला। वही किसान संगठन जो 13 महीने के लगभग बॉर्डर पर बैठे रहे और अराजकता करते रहे, जिसमें विदेशी अलगाववादी फंडिंग भी शामिल थी, कांग्रेस का इकोसिस्टम भी शामिल था, उसमें लेफ्ट किस तरीके से शामिल था अभी मैं बात करूंगा तो आपके दर्शकों को कई ऐसी चीजें लगेंगी कि ये कौन सी बात है। लोग जब लेफ्ट की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि भाई नक्सलिज्म अगर कहीं है तो ये झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार के कुछ पार्ट में है, उड़ीसा में है और कभी बंगाल में है। इसके अलावा पंजाब और लेफ्ट तो लोगों को थोड़ा चौंकाएगी मेरी बात, लेकिन मैं आता हूं और फिर आप डॉट्स जोड़ पाएंगे दर्शकों। ये वही किसान संगठन और किसान नेता जिन्होंने कहा मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, झुकना नहीं ट्रंप के आगे। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। जब विरोध था, जब वो बहके हुए थे तो हम ये बात कह रहे थे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पंजाब के उस प्लान्ड मंडी माफियाओं और दलालों और अलगाववादी फंडिंग के प्लानिंग पर कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा मैनेज किए गए उस पूरी कवायद को पूरे हिंदुस्तान के किसानों का प्रदर्शन बताने का प्रयास किया गया था, लेकिन क्या सफलता हासिल हुई थी? नहीं। यहां तक किया गया था कि तमिलनाडु से हरी चादरें ओढ़ ओढ़ के किसान के नाम पर फ्लाइट से आयात किए गए, फिर भी उत्तर प्रदेश का किसान उससे बिल्कुल अलग रहा, राजस्थान का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, पूरे भारत का किसान
अपने खेतों में रहा, अपना काम करता रहा, एमएसपी एंजॉय करता रहा, कृषि कानूनों का स्वागत करता रहा। जब नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने कि हम लोगों को समझा नहीं पाए, वापस लिया, तो आम किसान पूरे देश का उसको लेके दुखी हुआ, क्योंकि अभी वो उस प्रक्रिया में था, उसको समझने का प्रयास कर रहा था। उसके लाभ उसे तब मिलते जब वो इम्प्लीमेंट होता। लेकिन यही कुछ चंद ऐसे नेता, जिनमें से आपने राकेश डकैत का नाम लिया, आपने चढ़ूनी का नाम लिया, आपने डल्लेवाल का नाम लिया, ये सारे वो थे जो सीधे बेनिफिशियरी थे, जिन्हें खरीदा गया था, जिनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे, जिनकी जेबों में नोट भरे जा रहे थे। इसलिए संगठन अलग हैं, किसान अलग रहे। अंत में जो कुछ भी थोड़ा संबंध हरियाणा के किसानों का दिखाई दिया, बाद में हरियाणा के किसान भी लाठी लेके बॉर्डर पर खड़े हो गए और कहे दिमाग दुरुस्त कर देंगे। और न सिर्फ लाठी लेके बॉर्डर पर खड़े हुए, उंगलियों की 2 लाठी लेके हरियाणा के चुनाव में ईवीएम पर जाके भी अड़ गए, और अड़ने के बाद नतीजा दे दिया। और हुड्डा की सरकार या कांग्रेस की सरकार, जो सो कॉल्ड कागजों में बनाई जा चुकी थी, वो तिलस्म ढह गया। तो साहब देखिए, पंजाब, उड़ता पंजाब हमने फिल्म देखी, आज डूबता पंजाब है। ये प्रारब्ध है। क्या बात है। हरियाणा को बात कटु है, लेकिन कड़वी बात भी कह देनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी एक एक इंच मिट्टी को प्यार करते हैं। हम वो राष्ट्रवादी हैं। हमारे लिए पंजाब का खाना, पंजाब का नाचना, पंजाब की बोली, पंजाब का पहनना, ये सब उतना ही प्रिय है जितना यूपी का प्रिय है, जितना बिहार का प्रिय है, बाकी कहीं का भी प्रिय है। बिल्कुल। यहाँ पर पंजाब अभिशप्त है, और पंजाब इसलिए अभिशप्त है कि आपने मर्जा मोदी, हाय हाय मोदी, आप इसको तो जी रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपके गले में टायर डाला था, जिन्होंने पवित्र हरिमंदिर साहब पर तोपों की बौछार कराई थी, आपने एक छोटे से सपने की तरह उसको भूलते हुए लगातार पंजाब में उनकी सरकार बनवाई। कभी शीशा देखेंगे आप? मैं पंजाब की जनता से पूरी विनम्रता से कह रहा हूं। सही बात और ये है। जो अलगाववाद है, ये अलगाववाद किसी नरेंद्र मोदी के समय में तो नहीं जन्मा ना, बिल्कुल। ये 80s में जन्मा। और मैं तब के अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश से आता हूं। मेरी एजुकेशन तब के अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में हुई, जो नैनीताल में किछा, सितारगंज, खटीमा, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर, ये सारे जो तराई के इलाके थे, जहां हमने 80s का अर्ली 90s का 80s और अर्ली 90s का वो अलगाववादी हिंसक आतंकवाद देखा है, जहां बसों से तड़के तड़के उतार के, मुझे आज भी याद है, मैं 11th में पढ़ता था, और हमें अखबार से पता चला था कि बाजपुर, जहां से मैं रोज गुजरता था होके, वहां बाजपुर में बसों से उतार के और हत्याएं की गई। हमारे समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के माइग्रेट किए गए, पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के मद्रास, न जाने देश के किस किस भाग में भेजने पर मजबूर हो गए थे। वो दौर आज 25 साल का, 28 साल का, 26 साल का, 24 साल का युवा पंजाब का लड़का ये नहीं जानता, वो पीढ़ी ये नहीं जानती कि उसने क्या भोगता है। लेकिन ये काम किसका है? ये काम हमारी पीढ़ी का है, जिसने ये देखा है। हमसे थोड़े बड़ी वाली पीढ़ी का है, जो आज भी पंजाब में मौजूद है। आज लाखों एकड़ खेत लबालब पानी से भरे हुए हैं, असली किसान बर्बाद हो चला है, और आप इस जिद में बैठे रहे कि एक बूंद न देंगे राजस्थान को, हरियाणा को। हम हंसेंगे नहीं, हम मीम नहीं बनाएंगे। लेकिन मेरी आंख भर गई अभिषेक जी, मेरी आंख भर गई। लगातार वीडियोस आ रहे थे। एक वीडियो मैंने देखा, किसानी हम भी करते हैं, ठीक है, हम अपने खेत में हल नहीं चलाते, बटाई पे बोआते हैं, लेकिन करते हैं किसानी, हमें पता है। इतने धान थे, और एक बुजुर्ग, संभवतः उनके दोनों पैर लकवाग्रस्त थे। आप सोचिए, कीचड़ भरे उस खेत में वो बुजुर्ग घिसट घिसट के अपनी उस पौध को उखाड़ रहे थे, और छोटी छोटी पिंडलियां बना रहे थे और रख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका ये करेंगे क्या, इसको दोबारा रोपेंगे कि क्या करेंगे, मैं नहीं जानता, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आप जरा बताइए, अब कहां है चढ़ूनी, अब कहां है दल्लेवाल, अब कहां है राकेश टिकैत? और तो और छोड़िए, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना आप लागू नहीं करे, स्टेट का कोई बैकअप
स्कीम की आपके पास है नहीं। आप मोदी से नफरत करते हैं कि उन किसानों से नफरत करते हैं जहां आप राज कर रहे हैं? और मैं क्यों कहता हूं कि ये पंजाब का प्रारब्ध है? साहब, वोट तो आप ही ने दिया है, सरकार ठीक तो बात। आप ही ने बनाई है ना, तो सुनना तो आपको पड़ेगा। बंगाल को भी सुनना पड़ेगा, ऐसे हर जगह को सुनना पड़ेगा। और तभी मैं कहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप हर जगह हर समय कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार वाला कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगता है, और क्या राज्यों में जब बीजेपी की सरकार रहेगी तभी जाके काम होगा? हाँ साहब, बिल्कुल होगा। इस सच को स्वीकारिए, संघीय व्यवस्था में आप जी रहे हैं, जहां केंद्र और राज्य दोनों के संवैधानिक दायरे हैं, उन दायरों का समुच्चय नहीं होगा तो यही 14 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश, जो आज अपने आप को इठला रहा है कि हम बदलाव के रास्ते पर चल पड़े हैं और 32 साल पुराना रिकॉर्ड हम तोड़ देते हैं और दोबारा सरकार चुन के ले आते हैं। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं 2014 से 2017 तक इसी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं थी। क्या करेंगे आप? वेस्ट बिल्कुल बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल, एक अंतिम बात कहूं, बड़ा मजेदार फैक्ट है, लोग मतलब क्या कहें हम, जो वेस्ट बंगाल 32 साल अपना भाग्य विधाता बना के रखा, दुनिया के मजदूरों एक हो वाले लेफ्ट को, आपको पता है ममता बनर्जी जब आई और जब देश में 6वां वित्त आयोग चल रहा था तो उस बंगाल में 5वां वित्त आयोग चल रहा था। और आज भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को जब देश में 7वां वित्त आयोग चल रहा है, 8वें वित्त आयोग की तैयारी होने शुरू हो जाएगी अभी कुछ दिनों में, आज भी वेस्ट बंगाल में 6वां वेतन आयोग चल रहा है और ये किसान मजदूरों के हितों की बात करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये थेथर है, ये थेथरोलॉजी में इनका डॉक्टरेट है। और प्रसन्नता सिर्फ एक बात की है कि सरकार ने अब गियर बदल लिया है, अब सरकार ने भी 4 व्हील ड्राइव मैकेनिज्म अप्लाई कर दिया है और 4 व्हील ड्राइव मैकेनिज्म जब अप्लाई हो रहा है तो उसके नतीजे इसी तरह से आएंगे। अवनीश सर, आप शो में आए और आपने बताया कि मोदी से दुश्मनी क्यों भारी पड़ती है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों से निवेदन है, आपने अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब किया है, प्रारंभ पे आप हमें बहुत प्यार देते हैं। इसी प्रकार से दोनों चैनल को प्यार देते रहिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में अकेले सर, अवनीश सर या मेरी भागीदारी से काम चलना नहीं है। इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, लड़ाई बहुत बड़ी है। मिलकर लड़ेंगे, थोड़ा आप लड़िए, थोड़ा हम लड़ेंगे। धन्यवाद सर, प्रणाम। बहुत